हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी का सेकेंड लेक्चर। कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि क्यों हमें जीओसी पढ़ना है, जीओसी पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है। आज का लेक्चर जो होगा उसमें आप पढ़ोगे कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन के बाद पहला जो मैं पढ़ाऊँगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट और उसके सभी एप्लीकेशन। देखिए, जितने भी इफेक्ट पढ़िएगा सबके अपने एप्लीकेशन है, उसके बाद सबके कलेक्टिव एप्लीकेशन भी है। पहले सबके हम इंडिविजुअल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जैसे इंडक्टिव के आप पढ़ोगे यहाँ पे 6 एप्लीकेशन। उन 6 एप्लीकेशन को आपको दिमाग में अच्छे सेट करना है विथ एग्जांपल, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करना है, कंजुगेशन पढ़ना है, मेसोमेरिक पढ़ना है, रेजोनेंस पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है और एसआईआर इफेक्ट पढ़ना है। इतनी चीज़ें पढ़ लेने के बाद आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जब पूरा जीओसी 1 पार्ट खत्म हो चुका रहेगा देन इसके एप्लीकेशन करेंगे, जो आपको जीओसी पार्ट 2 में मैंने सिखाया था। 1 बाय 1 सिस्टमैटिकली चलेंगे। आप सभी लोग ज्वाइन कर लो, लाइव आ जाओ, और जो भी बच्चे अभी नहीं ज्वाइन किए वो सब आ जाए, ज्वाइन कर ले और हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अपना टाइम हो चुका है। आज के लेक्चर में आपको जो मिलेगा वो बहुत ही यूनिक और बेहतरीन होगा। डिले नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स प्रोसीड विद द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कल जैसे मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक को हम लोगों ने बोला था परमानेंट इफेक्ट और दूसरे को बोला था टेम्पररी इफेक्ट। इन दोनों को आज मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हर जगह कहीं टेम्पररी इफेक्ट इंपॉर्टेंट है और कहीं पे परमानेंट इफेक्ट आपका ऑपरेट करता है। तो ये दोनों आपको समझ में आना, क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं। ये वो इफेक्ट है जो रिएजेंट के आने जाने से अफेक्टेड नहीं होते, मतलब रिएजेंट डालो या ना डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये रिएजेंट डिपेंडेंट होते हैं। टेम्पररी वाले क्या होते हैं, रिएजेंट डिपेंडेंट। मतलब कि अगर आप टेम्पररी इफेक्ट देखने जा रहे हो तो आपको रिएजेंट का होना जरूरी है, ठीक है। ये इफेक्ट तभी अराइज होता है जब रिएजेंट प्रेजेंट हो या रिएजेंट रिमूव किए जाएं, और यहाँ पे रिएजेंट का कोई लेना देना नहीं होता है। तो टेम्पररी इफेक्ट और ऑब्जर्व व्हेन रिएजेंट इज एडेड। जब रिएजेंट को ऐड करोगे तो टेम्पररी इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा, बट जैसे ही आप रिएजेंट को रिमूव कर लोगे इफेक्ट क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा, इफेक्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, हमने रिएजेंट डाला तो इफेक्ट शो कर रहा है, रिएजेंट हटा लिया तो इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जा रहा है, मिनिमाइज हो जा रहा है। बट परमानेंट इफेक्ट में रिएजेंट आए या ना आए, ऐड करो या रिमूव करो, उससे उसको अफेक्ट होने वाला नहीं है। तो ये सिंपली कह सकते हैं कि ये रिएजेंट इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, रिएजेंट इंडिपेंडेंट। तो रिएजेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। और ये क्या होता है, रिएजेंट डिपेंडेंट होता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि रिएजेंट डिपेंडेंट और रिएजेंट इंडिपेंडेंट दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर हमने यहाँ पे रिएजेंट को ऐड किया तो अफेक्ट ऑब्जर्व होगा, अगर हमने रिएजेंट को रिमूव कर लिया तो अफेक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इफ रिएजेंट इज एडेड, इफ रिएजेंट इज एडेड, अफेक्ट जो होगा वो ऑब्जर्व होगा, अफेक्ट ऑब्जर्व। बट अगर हमने रिमूव कर दिया, रिएजेंट को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अफेक्ट क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा, अफेक्ट खत्म हो जाएगा। इफ रिएजेंट रिमूव्ड देन अफेक्ट भी क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा, अफेक्ट ऑल्सो रिमूव हो जाएगा। तो देखो, टेम्पररी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिएजेंट है तो इफेक्ट है, रिएजेंट नहीं है तो इफेक्ट नहीं है। मतलब किसी के आने की वजह से अफेक्टेड होते हैं और जब वो चला जाता है तो अफेक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो टेम्पररी हो गया। और परमानेंट का मतलब ये हुआ कि रिएजेंट रहे या ना रहे, डजंट मैटर रिएजेंट अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ पे हमेशा परमानेंट में इफेक्ट थ्रू आउट एग्जिस्ट करेगा। आप रिएजेंट डालो, रिएजेंट निकालो, डजंट मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जो टेम्पररी इफेक्ट एग्जाम्पल है, देखो आप सबने एल्कीन का रिएक्शन पढ़ा होगा, याद है सभी को। एल्कीन पे हम लोग क्या करते हैं, HBr ऐड करते हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे हमारा एल्कीन पोलराइज नहीं है, बट जब हम HBr ऐड करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, नाउ वी हैव एल्किल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट। HBr डाले हो तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है, ये आपका प्रोडक्ट बना। बट ये प्रोडक्ट कैसे बना, यहाँ पे पहले H+ गया, ऐड हुआ, कार्बोकैटायन बनाता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, एंड देन उसके बाद क्या होता है, Br- अटैक करके ये यहाँ पे Br- अटैक करता है और ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। अगर हम इसी में देखो यहाँ पे एल्कोहलिक KH डाल दें, क्या कर दें, एल्कोहलिक
KOH एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो रिएक्शन इधर से इधर वापस आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे ये H और ये Br टूट के क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो आपने रिएजेंट को रिमूव किया, एल्कीन वापस आ गया, रिएजेंट को ऐड किया, प्रोडक्ट बन गया, एल्कीन को रिमूव किया, प्रोडक्ट क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो आपने क्या देखा कि ये रिएजेंट ऐड करने पे पोलैरिटी शो करके रिएक्शन तो कर रहे हैं, बट जैसे हम रिएजेंट को रिमूव कर ले रहे हैं हमारा इफेक्ट क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इस इफेक्ट में आप क्या सीखे, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट इफेक्ट हैं वो रिएजेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। आप डालो चाहे मत डालो, पहले भी पोलर थे बाद में भी पोलर रहेंगे। तो इनमें जितने भी एग्जाम्पल है वन बाय वन चलो स्टार्ट करते हैं। परमानेंट इफेक्ट क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में देखो बच्चों क्या क्या आता है, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट में आपके टोटल 6 इफेक्ट है जो मैंने कल आपको बताए थे, जिसका पहला पार्ट आज स्टार्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। कोई जल्दीबाजी नहीं है, पूरा जितना भी इफेक्ट है बहुत ही सिस्टमैटिकली, रैंडम नहीं पढ़ना है, सिस्टमैटिक पढ़ना है और कंप्लीट सही तरीके से पढ़ के कंप्लीट करना है, ठीक है। तो परमानेंट इफेक्ट में आप पढ़ोगे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको मैं आज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये आपका परमानेंट इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कहीं पे सिस्टम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई तो ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। दूसरा आप पढ़ोगे कंजुगेशन। कंजुगेशन जो सिस्टम में होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे है तो कंजुगेशन होगा, नहीं है तो कंजुगेशन नहीं होगा। तीसरा जो आप पढ़ोगे दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। तीसरा आपका क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट है। मीजोमेरिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर सिस्टम में कंजुगेशन है तब तो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, अगर सिस्टम में कंजुगेशन नहीं हुआ तो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो मीजोमेरिक होने के लिए कंजुगेशन का होना मस्ट है। तीसरी बात, फोर्थ जो है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस जो होता है बड़ा ही यूनिक इफेक्ट है, और रेजोनेंस इफेक्ट में आप देखोगे ये तभी पॉसिबल है जब सिस्टम कंप्लीटली कंजुगेटेड हो और पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, डीलोकलाइज कर रहे हो, तभी ये काम करेगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये इफेक्ट वहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंजुगेशन नहीं है, डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो रेजोनेंस की बात नहीं कर सकते। और इसके बाद आपका फिफ्थ इफेक्ट है दैट इज हाइपर कंजुगेशन। नाम सुना होगा, हाइपर कंजुगेशन। तो देखो जो हाइपर कंजुगेशन है ये यूनिक टाइप का इफेक्ट है, इन जैसा ही है बट ये अलग है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का कंजुगेशन हो जाता है पाई बॉन्ड से। तो अभी तक आपने पाई पाई कंजुगेशन पढ़ा था, बट यहाँ पे आप पढ़ोगे सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, तो ये अलग हो जाएगा, आपका सिग्मा पाई का कंजुगेशन हो गया, ठीक है। और लास्ट में आप पढ़ोगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस दैट इज कॉल्ड SIR इफेक्ट। और ये हमारा आखिरी इफेक्ट होगा SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसका एप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा आर्थो इफेक्ट। जो आर्थो इफेक्ट है एक्चुअली वह SIR इफेक्ट है। इसके अलावा आप पढ़ोगे सल्फोनेशन, क्वाटनर जो टर्सरी ब्यूटाइल अमीन होते हैं उनके आर्थो पे नाइट्रेशन सल्फोनेशन नहीं होता, पैरा पे होता है। ये सब SIR की वजह से होगा। इसकी वजह से सिस्टम का प्लेनरिटी टूट जाती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा जब इसको पढ़ा रहूँगा। तो इन सभी इफेक्ट को हम लोग क्या करना, डिटेल में पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट है, सबसे कमजोर है, इन सब में सबसे कमजोर इफेक्ट इंडक्टिव ही है, बट हम शुरू करेंगे छोटे छोटे से और बना देंगे बहुत बड़ा सा पहाड़ जैसा इफेक्ट। तो आप अगर बेसिक चीज़ें आपको नहीं आई, ये इन 6 में काम करेगा, याद रखना। इंडक्टिव इसमें भी काम करेगा, इसमें भी, इसमें सब में काम करेगा। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो ये सब आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये भी आना जरूरी है। फिर ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूँ, एक के बाद एक जैसे जैसा एप्लीकेशन आएगा उसको जोड़ा हूँ, रैंडम नहीं है। कई जगह आप लोग को पढ़ा भी होगा, बताए होंगे लोग कि रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही को बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं मानता हूँ, मेरा अपना थॉट्स है और मैं प्रूफ करके भी दूंगा मैं क्यों नहीं मानता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। हेडिंग डाल लो, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों देखो सबने नाम सुना होगा, किसी को आइडिया हो तो बताओ क्या होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में।
और ये बहुत ही शानदार इफेक्ट है, ठीक है, ये बहुत ही शानदार इफेक्ट है। इसका सबसे पहले मैं 3 बातें आपको सिखा रहा हूँ। हमेशा केमिस्ट्री पढ़ते समय आपके दिमाग में तीनों बातें होनी चाहिए। पहली बात, ये इफेक्ट क्या है, किस वजह से है और ये क्या करता है। कोई भी इफेक्ट जो 6 पढ़ोगे 6 में आपके सामने 3 ही सवाल होंगे। ये इफेक्ट है क्या, ये क्यों एग्जिस्ट करता है और इसके एग्जिस्ट करने से मॉलिक्यूल पे क्या फर्क पड़ने हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताऊं इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट है क्या और ये किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है, इसके एग्जिस्टेंस से मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, इंडक्शन ऑफ चार्जेस ओवर द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्जेस का इंट्रोडक्शन या इंडक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट में क्या होता है, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, पार्शियल चार्जेस, एक्चुअली पार्शियल चार्ज लिखना ज्यादा बेटर है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल चार्जेस। देखो, पार्शियल चार्ज जब मैं बोलूंगा तो आप लोग डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव ओवर द मॉलिक्यूल, ओवर द मॉलिक्यूल। इस इफेक्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल चार्जेस का इंट्रोडक्शन हो जाता है, मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल चार्ज जनरेट होता है, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव। ये जो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है इसके बारे में सबसे पहले ध्यान से आप समझ लो। इसका मतलब होता है बहुत ही कम, मिनिमम, वेरी लेस। डेल का मतलब वेरी लेस, बहुत कम ही चार्ज का जनरेशन होगा। अब ये चार्ज का जनरेशन क्यों आता है, it arises due to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, याद रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्डेड कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ये सिर्फ कोवैलेंट मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है और वो भी जहां पे सिग्मा बॉन्ड हो। अगर पाई बॉन्ड होगा तो वहां पे ऑब्जर्व नहीं होता। दिस ओनली ऑब्जर्व इन सिग्मा बॉन्डेड कोवैलेंट मॉलिक्यूल, और ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो इंडक्टिव कभी सरवाइव नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सरवाइव तो बात की बात है। अगर आप चाहते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करे, इंडक्टिव इफेक्ट आपको ऑब्जर्व हो, तो पहला रूल, डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, नहीं तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको बेटा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड बात हो गई। होता क्या है इसमें, होता क्या है, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर। पोलराइजेशन का मतलब शिफ्ट हो जाना। जैसे हमारे तुम्हारे बीच में अगर बॉन्डिंग है ना, तो अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो तो हम दोनों जो शेयरिंग से बॉन्ड बनाया है, जो बॉन्ड पेयर है, वो तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि तुम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो अपनी तरफ खींच लोगे। तो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड पेयर फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बस यही होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ सिग्मा बॉन्ड पेयर का पोलराइजेशन हो जाता है। तो यहां पे होगा क्या, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें यही होता है। देखो, मैंने आपको 3 चीजें बताई, तीनों मैंने आपको सिखा दिया। पहला क्या है, क्या होता है, दूसरा क्यों होता है, और तीसरा इससे क्या होता है। अब इसको आपको मैं डायग्रामेटिकली सिखा रहा हूं बना के कैसे होता है। लेट्स प्रोसीड। तीनों बातें समझ में आ गई। पार्शियल चार्ज का जनरेट करता है, पार्शियल चार्जेस जनरेट करता है। क्यों करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से करता है। क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। किसका, सिग्मा बॉन्ड पेयर का। जो सिग्मा बॉन्ड पेयर होता है उसका पोलराइजेशन होता है। अब आइए देखते हैं विथ एग्जांपल। देखो, मैं एक कार्बन का चेन बना रहा हूं। ये कार्बन का चेन है, ठीक है। इस कार्बन चेन में हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्लोरीन, सपोज दैट क्लोरीन जोड़ दिया। अब हम सबको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम सिंपल बात करते तो हमारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पेयर क्या होना चाहिए था, दोनों के बीच में होना चाहिए था, है ना। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दोनों क्या होगा, कार्बन क्लोरीन के बीच में होना चाहिए। बट हम सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन क्या है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, याद है सबको, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पे भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शिफ्ट होके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ चला जाता है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिखें क्या, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड बॉन्ड पेयर को कहाँ कर लिया, अपने साइड शिफ्ट कर लिया, अपने साइड क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। तो देखो बच्चों, जब ये अपने साइड शिफ्ट कर लेगा तो सिंपल सा रूल है, इलेक्ट्रॉन अपने साइड लाए हो तो इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, जिसके पास से दूर गया उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या हुआ, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है ना, दिस इज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ना, शिफ्टिंग कहां से शिफ्ट हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो हमने सिंपली क्या देखा, जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेस से मोर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ना, ऐसे एरो के थ्रू मैं आपको शो कर रहा हूं। मान लो कि जहां पे डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा था वहां पे सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, उससे दूर वाला कार्बन थोड़ा कम अफेक्ट होगा, उससे दूर वाला और कम, और यहाँ पे सबसे कम। तो जितना दूर होता जाएगा डेल पे, डेल की संख्या बढ़ाते जाना, ज्यादा डेल मतलब कम चार्ज, कम डेल मतलब ज्यादा चार्ज। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे जैसे शिफ्टिंग हुआ, डिस्टेंस बढ़ा, नजदीक वाला कार्बन क्या होगा, सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सीधा उसी के साथ काम कर रहा है। तो जो सीधे डायरेक्ट अटैच थे वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए, उससे दूर वाले थोड़ा कम और कम और कम। तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है चार्जेस क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो अगर आपसे मैं सिंपल बच्चों यहाँ पूछूं कि इन चारों कार्बन में किस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, इन चारों कार्बन में से किस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, तो अपन लोग यही बताएंगे, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस कार्बन के पास है, इसके पास, क्योंकि इसका पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया क्लोरीन के पास चला गया। और मैक्सिमम पूछोगे तो इस कार्बन के पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ, है ना, मिनिमम इस कार्बन के पास है, कार्बन नंबर 1 के पास होगा। तो अब सभी लोग इस बात को ध्यान से रखना। आप सबने पढ़ा होगा SN1 SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। आपने देखा होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जहां पे हैलोजन जुड़ा होता है उसी कार्बन पर अटैक करता है। कभी ये सोचे थे क्या ऐसा क्यों करता है, ये कभी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया कैसा क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल SN1 या SN2 रिएक्शन में वो हमेशा अटैक क्लोरीन वाले कार्बन पे ही करता है। अभी देखो इससे पता चल गया, इसलिए अटैक करता है क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी। मैंने कल ही आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ही कहानी है। इंडक्टिव ने बता दिया कि SN1 में या SN2 में कार्बन यही क्यों लेते हैं, इस कार्बन पर अटैक क्यों नहीं होता, क्योंकि इन चारों कार्बन की संख्या में सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कार्बन कौन है, जो Cl से सीधे जुड़ा है। तो जब Cl से सीधे जुड़ा है तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए आपका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा यहीं अटैक करेगा, यहाँ 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 कहीं अटैक और नहीं करता है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। GOC इसीलिए हम पढ़ते हैं, हमें पूरा पता चल जाता है कौन कहाँ पे अटैक करता है। समझ आया कि नहीं आया, ये इंडक्टिव इफेक्ट में हो गया। अब देखो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जरा ध्यान से लगाइएगा, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करिएगा तो बहुत ही सावधानी से, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अगर हमने ये एग्जांपल आपको दिया तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर करोगे। यहाँ हमने MgCl लगा दिया, ठीक है, ये आपका कार्बन है, यहाँ पे ये आपका मैग्नीशियम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर से किधर फ्लो करेगी, सभी लोग बताओ, मैग्नीशियम से कार्बन की तरफ कि कार्बन से मैग्नीशियम की तरफ, पहला। दूसरा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एरो डायग्राम बनाना है आपको, यहाँ पे NO2 लगा दिया, तो बताइए कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ कि नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ। और तीसरा मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ CH3 CH2 CH2 Li, एल्काइल लिथियम है ये, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको बताना है। तो पहले वाले में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट किधर होगा, और तीसरे वाले में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट किधर होगा। आप सभी लोग जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करो, जल्दी से आंसर बताइए जिसको पता हो, ये मूवमेंट किधर से किधर होंगे। चलो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग, ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट किधर से किधर होंगे। जो लोग वीडियो नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दो और लाइक ज़रूर करिएगा। सो लेट्स चेक कौन क्या बताता है।
कार्बन से मैग्नीशियम की तरफ। ओके, कार्बन से मैग्नीशियम की तरफ कि मैग्नीशियम से कार्बन की तरफ, यही तो बताना है। कॉन्सेप्ट यही बिल्ड करना था, जो आपने नहीं सही किया, गलत हो गया। कार्बन से मैग्नीशियम की तरफ नहीं जाएगा। देखो भैया, कार्बन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है ना। मैग्नीशियम क्या होगा, मेटल है ना, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगा, हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। आप सब पढ़े हो कि जो अपना मैग्नीशियम होता है वो मेटल है, तो मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो मैग्नीशियम से कार्बन को जाएगा, ना कि कार्बन से मैग्नीशियम, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी लिथियम से कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा। भाई ध्यान दो इसी चीज को, यही गलती करने की आपको सजा मिल जाएगी माइनस में। ये मेटल है और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ना कि नॉन मेटल से मेटल्स की तरफ। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसमें क्या फॉलो करेगा, यहाँ पे जो फ्लो होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो जो होगा आपका कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ होगा। इसमें आपका ये होगा फ्लो, क्योंकि दिस नाइट्रो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो कई लोग यहीं पे झटका खा गए, है ना। ये सबको पता होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर पता होना चाहिए, ये आपके नोट्स में भी होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हुआ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हर इफेक्ट के, कौन कौन से इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं, चलिए पहचान के देखते हैं, ठीक है। सो नाउ ये समझ आया सभी को, क्या ये क्लियर है, एक बार जल्दी से बता दो तो। अप टू दिस यहाँ तक क्लियर है सबको। सो अगला जो हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो लेट्स प्रोसीड। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट आएगा तो कैसे पहचानोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जिसको पता हो वो बता सकता है, जिसको भी पता हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट मारो फटाफट। क्लास शुड बी इंटरैक्टिव, है ना। सो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वन बाय वन सारे कैरेक्टरिस्टिक देखो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इंडक्टिव क्या, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। किसी का डाउट है क्या परमानेंट इफेक्ट होने में। जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, इसको काम करना ही करना है। तो अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिला देन इंडक्टिव इफेक्ट इज देयर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आपने देखा ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, तो इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड का रोल नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड का कोई रोल इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा कि ये एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, तो ये यूनिडायरेक्शनल होगा, इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। और आपने देखा कहां से कहां होंगे, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो करेगा, तो यूनिडायरेक्शनल होना इसका तय है। चौथा जो इंपॉर्टेंट बात है यूनिडायरेक्शन के अलावा, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, आप सभी लोग बताओ। ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट दिखा आपको कि इंडिपेंडेंट दिखा, कमेंट करो। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दूरी के साथ अफेक्टेड है। और इसका रिलेशन क्या है दूरी के साथ, भैया देखो क्या रिलेशन था, आई इफेक्ट दूरी के साथ घटता है, आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ क्या इसका उल्टा रिश्ता है। आप देख लो यहाँ पे लेस अफेक्टेड ये था, मोस्ट अफेक्टेड ये था, तो जो क्लोरीन के सबसे नजदीक था वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड था, और जो सबसे दूर था वो डिपेंडेंट था, तो सबसे ज्यादा सबसे लेस अफेक्टेड। तो दूरी के साथ इफेक्ट कम हो रहा है, जितना नजदीक उतना पावरफुल और जितना दूर उतना कम अफेक्ट हो जाता है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है। और चौथा फिर पांचवा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए, इट इज एन एडिटिव इफेक्ट,
एडिटिव इफेक्ट का क्या मतलब हुआ समझिएगा। जैसे मान लो कि किसी कार्बन पे एक हेलोजन है, किसी कार्बन पे 2 हेलोजन है, किसी कार्बन पे 3 हेलोजन है, तो 3 है तो तीनों के इफेक्ट के सम के बराबर होगा। तो आप जो 3 हेलोजन होंगे तीनों का सम तो ऐड कर लेना, 2 होंगे तो 2 का सम करना, 1 होगा तो 1 का ही करेंगे। तो जितने हेलोजन बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इनके सारे इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं। तो दीज 5 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये पांचों जो आप कैरेक्टरिस्टिक देखे हो, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए या सभी को आना चाहिए। सो अप टू दिस क्लियर है सभी को? यहां तक सबको क्लियर हो तो हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने। चलो जल्दी से सभी लोग बताओ, क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार सभी लोग वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और हर बार कर दिया करिए, मैं आज कह दे रहा हूँ, आगे मैं नहीं कहूँगा, आप लोग कर दिया करिएगा, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं सिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा टाइप पहले समझिएगा। एक जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम पे बढ़ाते हैं और एक जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं। जैसे अगर मान लो कहीं कार्बन का चैन है, कार्बन का चैन है, कोई ग्रुप अगर उस पर आपने जोड़ा और उस ग्रुप ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई, प्लस मतलब जोड़ने वाले। अगर कोई ऐसा ग्रुप या आइटम आपने लगाया जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं घटाने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो इंडक्टिव दो ही टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। तो सबसे पहला आप पढ़ोगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें जो भी होते हैं ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। तो ये इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे सभी ग्रुप या एटम्स, ऐसे सभी ग्रुप या एटम जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दें, वो सब प्लस आई इफेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट करूंगा, दोज ग्रुप और एटम्स, दोज ग्रुप और एटम्स which increase electron density, which increase electron density of the carbon chain या of molecule, जो भी molecule आप लोगे, of molecule, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में क्या आ जाएगा, वो सभी एटम या ग्रुप जो मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दें, घटाते हो। तो दोज एटम और ग्रुप्स, दोज एटम और ग्रुप्स विच डिक्रीज, ये डाउन एरो का मतलब होता है घटता हुआ। ठीक है, अगर मैंने एरो बनाया डाउन कर दिया, उसका मतलब घटता हुआ। डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मॉलिक्यूल, फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हो, घटा देते हो, उनको हम लोग बोलेंगे माइनस आई। और जो मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई। तो दो ही इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। तो चलिए वन बाय वन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से, उनका ऑर्डर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से और उनका ऑर्डर क्या होता है, वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में आप देखोगे ऐसे सभी ग्रुप या एटम है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो मैं इनका ऑर्डर लगाता हूं, मैं तीन टाइप का ऑर्डर यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, यहाँ समझो, इलेक्ट्रॉन देता कौन है भाई, जिसके पास होगा। अब मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, मैं कहाँ से दूंगा, तो मैं डोनेटिंग हो ही नहीं सकता। जिनके यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिनके पास नहीं है वो नहीं देगा। तो डोनेटिंग क्या होगा, या तो निगेटिव चार्ज
है ना, या तो नेगेटिव चार्ज हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। देखो जैसे मान लो मैं सिस्टम हूँ, आपको इलेक्ट्रॉन देना या लेना आप जो भी हो, अगर आप मेरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए तो आप मेरे से ज़्यादा गरीब, अब मुझे आपको देना पड़ेगा। जैसे नॉलेज की बात है, अभी आप गरीब हो, मतलब नॉलेज से गरीब का मतलब कहने का कम आता है, तो मैं दे रहा हूँ, आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको नीड है, मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो गया, आप कम, तो आप देने लगोगे। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। तो निगेटिव चार्ज स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। और दूसरा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रॉन देंगे। अभी मैं करके दिखाता हूँ, देखो कैसे। अगर आपका कहीं पे NH- ग्रुप है ना, नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। दूसरा, इसके बाद आएगा O-, ऑक्साइड आयन, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है। याद करो, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन में O- इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देता है क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तीसरा है आपका एसीटेट आयन, COO-, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद आएगा आपका टर्सरी एल्काइल ग्रुप, है ना, टर्सरी एल्किल ग्रुप। आप सभी को याद होगा टर्सरी एल्किल क्या होता है, जिसमें 3 मेथाइल लगे हों, है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड टर्सरी एल्काइल। एंड देन सेकेंडरी, देन आपका प्राइमरी होता है। उसके बाद आता है मेथाइल, देन आपका आइसोटोप में ट्रिटियम, ड्यूटीरियम और प्रोटियम, और प्रोटियम का इक्वल टू 0 मानते हैं, मतलब कि जो प्रोटियम है उसका इफेक्ट न के बराबर होता है, ठीक है ना, उसका इफेक्ट क्या होता है, 0 के बराबर। हाइड्रोजन जो है उसका इफेक्ट 0 के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। दीज ऑल विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द सिस्टम, ठीक है ना, ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। पहला ऑर्डर हो गया। दूसरा है, अगर हम आइसोटोप्स की बात कर लें तो Ct3 का ज़्यादा डेंसिटी होगा CD3 से, विच इज मोर देन CH3, ठीक है ना, विच इज मोर देन CH3। तो ये आपका दूसरा, इसी में क्रम में दूसरा हो जाएगा। और थर्ड जो C बात है, C, ब्रांचिंग बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, आप सभी लोग बताइए। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हुआ तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एनीबॉडी। ब्रांचिंग के बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, जरा कमेंट करो जल्दी से। तो अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। देखते हैं कितने लोग सही बताते हो। ब्रांचिंग बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, इंक्रीज होगा। कोई बताया, ब्रांचिंग बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। देखो कैसे, आप 4 कार्बन का ग्रुप ले लो, CH3 और CH3, ये टर्सरी ब्यूटाइल 4 कार्बन का है। देन उसके बाद आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल, इसमें देखो डिस्टेंस बढ़ने लगता है, डिस्टेंस बढ़ता है। और सबसे लास्ट में एन ब्यूटाइल। तो हैं तो सब में 4 ही कार्बन, बट मेथाइल ग्रुप क्या हुआ, मेन कार्बन से डिस्टेंस देखो ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या है, सबसे क्लोजेस्ट है तो मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे दोनों मेथाइल क्या हो गया, मेन कार्बन से दूर हो गए, और यहाँ पे एक ही मेथाइल है जो मेन कार्बन से बहुत दूर हो गया। तो ब्रांचिंग बढ़ने से डिस्टेंस घट जाता है ना, ब्रांचिंग बढ़ने से डिस्टेंस क्या होगा, घट जाता है, और डिस्टेंस घटने से आई इफेक्ट बढ़ता है, अभी आपको पढ़ाया था। तो ये आपका क्या हो गया, ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग कम होगा तो आई इफेक्ट कम हो जाएगा। ये आपका थर्ड ऑर्डर है। तो ये प्लस आई इफेक्ट था, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्लस आई इफेक्ट। अब हम लोग चलेंगे माइनस आई की तरफ। सो आई होप कि आप सभी को प्लस आई इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। एनीबडी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, वीडियो को लाइक हिट जरूर करिए, एक बार सभी लोग शेयर कर दो वीडियो जल्दी से, सो हम लोग आगे बढ़ें। चलो, दूसरा है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया भाई लोग, अभी मैंने आपको बस यही तो सिखाया कि माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है ना, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। तो घटाता है का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे,
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तभी तो घटाएगा ना। अब देखो कौन कौन है इनमें, है बहुत सारे, माइनस आई में बहुत सारा है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही सबको लिखूंगा। वैरायटी में बहुत सारे हैं तो उतना याद करने में आपको दिक्कत होगी, तो सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट को लिखेंगे जो आपको काम आने वाले हैं, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ दोज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आपका आता है NF3 प्लस, NF3 प्लस, देन उसके बाद NR3 प्लस, एंड NR3 प्लस के बाद NH3 प्लस, ठीक है। इनमें से आपका NH3 प्लस मोस्ट प्रॉपरली यही आता है, एंड देन NO2 नाइट्रो कंपाउंड, देन आपका आता है साइनो कंपाउंड, देन आपका आता है सल्फोनिक एसिड। किसी किसी बुक में सल्फोनिक एसिड पहले दिया है, साइनाइड बाद में, बट ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये दोनों टुगेदर कभी आते नहीं है और दोनों का क्लियर भी नहीं है। किसी किसी किताब में दोनों को इक्वल लिख दिया है, बट हम लोग साइनाइड को इससे सल्फोनिक से ज़्यादा लेके चलेंगे, अपना यही रहेगा, ठीक है ना। सल्फोनिक ग्रुप के बाद आपका आएगा एल्डिहाइड ग्रुप CHO, देन आपका कीटोन, एंड देन आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद हैलोजन्स, ठीक है ना, सभी हैलोजन। अब हैलोजनों में क्या आएगा आप सबको पता है, फ्लोरीन मोर देन, क्लोरीन मोर देन, ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, हैलोजनों के बाद। हैलोजनों के बाद फिर आपका आएगा OAR एरोमेटिक रिंग, देन आपका OR, देन आपका OH, OH के बाद आपके पास आता है NR2, देन आपका आता है NH2, NH2 के बाद फिर इसके बाद आपका आएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का, क्योंकि एल्काइंस आर sp हाइब्रिड, तो sp हाइब्रिड का क्या होता है, ज़्यादा होता है। sp हाइब्रिड के बाद आपका आएगा बेंजीन रिंग, ठीक है, sp के बाद बेंजीन रिंग, देन इसके बाद आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर लास्ट में आप यहाँ पर लगाइएगा हाइड्रोजन, फिर से क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। ये आपके मेन है। अब इनमें जिनको मैं सर्किल करूंगा उनको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, सर्किल वाले को पक्का याद रखिएगा, बाकी एक बार भूल भी जाए तो चलेगा, ठीक है, बाकी एक बार भूल भी जाए तो चलेगा, क्योंकि ये सब तो जरूर आते हैं, बाकी आए या ना आए, ठीक है। इनमें से आपको जितना गोला लगाया हूं -I के लिए इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इनका ऑर्डर हम लोग अलग ही लगा लेते हैं, थोड़ा सा इनको अलग ही कर लेते हैं, मतलब यही ऑर्डर है बट इसको थोड़ा सा साइड में कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं इन्हीं में से आए हैं, ठीक है ना। तो अपना क्या हो जाएगा NH3 प्लस सबसे ज़्यादा, देन NO2, देन उसके बाद साइनाइड, देन एल्डिहाइड CHO, देन COOH, देन आपका हेलोजन्स, देन आपका OH, और सबसे लास्ट में NH2। तो इतने को आपको हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। बाकी ये पूरा रेफरेंस के लिए, आप उसको याद कर पाओ तो याद कर लो, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो ही जाएगा, इसका पूरा पक्का भरोसा है, आपको याद मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको तो याद कर ही लोगे, उसकी टेंशन ना लो, वो मैं करवा दूंगा, ओके। सो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट वाला मैंने ग्रीन बक्से में लगा दिया है, इसको जरूर याद रखना। ये दोनों अपने इफेक्ट हो गए। अब कुछ आपसे मैं काम करवाता हूँ, चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए काम करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए सब तैयार। मैं आपसे जो पूछूंगा आप वो बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाओ, क्योंकि देखो पढ़ाते समय ना कमेंट सेक्शन में जाने का मौका नहीं मिलता, और मैं पढ़ाते समय डिस्टर्ब नहीं होना चाहता कमेंट में बार बार जाके, ठीक है। सो मैं बीच बीच में कमेंट सेक्शन में आऊँगा, सभी लोग आना, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। चलो किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आया? यहाँ तक सबको क्लियर है? देखो बच्चों जल्दी से बता दो तो अच्छा रहेगा, है ना, मज़ा आ जाएगा। पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इधर कोई ओपी टोपी सोपी सर मैं नहीं करने वाला, मेरे को बस पढ़ाने आता है। सो अगर जिसको इंटरटेनमेंट पर्पज़ से यहाँ आए होगे तो मुझे नहीं लगता उसको मज़ा आ रहा होगा, जो पढ़ने पर्पज़ से आगे उसको मज़ा आएगा। बट अब वही है, देखो नाच गाना देखने हो तो और लोग पढ़ा रहे हो, जाकर देख लेना। इधर मैं थोड़ा सा, मेरे को आता भी नहीं, मोटा भी हूँ, तो नाच पाऊँगा भी नहीं, होगा भी नहीं मेरे से। सो अप टू दिस क्लियर है? हाँ तो ठीक ही होगा। तो आगे चला जाए नेक्स्ट। सो अपन लोग अब नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं, जो अपना नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं,
वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो लेट्स प्रोसीड विथ इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे आज जो बताने वाला हूँ पहला एप्लीकेशन जो बताऊंगा वो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, कॉमन फॉर ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको तो जरूर से सीख जाना, ठीक है ना। यहाँ पे आप पक्का ही सीख जाना, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला एप्लीकेशन जिंदगी भर याद रखना, हर जगह वही काम आएगा, अगर इसको भूल गए तो फिर दिक्कत होगी भाई। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कौन कौन से एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं, ताकि जब आप अगली क्लास में आओ तो आपका मन ही ना करे इस क्लास को बंक मार के कहीं और जाने का। ये क्लास आपके काम के लिए इतना ज़्यादा काम का होगा एप्लीकेशन जो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहला यहाँ पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। आपको बताता चलता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना, पहला। दूसरा आप पढ़ोगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में 6 बताए थे कल, याद है ना। किसी को 6 याद हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो तो। 6 इंटरमीडिएट कल मैंने आपको बताया था, अगर किसी को याद हो तो सभी इंटरमीडिएट फटाफट लाइन से लिख दो, ठीक है। जिसको जिसको याद हो सब छाप दो एक लाइन से। तीसरा पढ़ोगे एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। अब मैं आपको बताऊं, यहीं पे ध्यान से देख लो, इसी साल नीट में रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल से क्वेश्चन आया था, डिहाइड्रेशन आया था, याद करो। इस साल जो नीट दिए होंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से क्वेश्चन आया था जिसमें NO2 और OH लगा हुआ था। मैं यहीं पे आपको सिखा दूंगा वो कैसे होता है, उसका कैसे उसको सॉल्व करना होता है, यहीं से क्वेश्चन आया था। और एसिडिटी ऑफ एल्कोहल से आप याद करो ल्यूकास टेस्ट पढ़ोगे, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट लास्ट ईयर 2022 में ल्यूकास टेस्ट पूछा था, असर्शन रीजन दिया था, ल्यूकास टेस्ट के बारे में पिछले साल आया था। तो सिर्फ ये एप्लीकेशन 22 में भी एक क्वेश्चन दिया है और 23 में भी एक क्वेश्चन दिया है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। चौथा पढ़ोगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी देखोगे। पांचवा एप्लीकेशन है बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन, बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन, एलिफैटिक अमीन्स की बेसिसिटी पढ़ोगे यहीं पे, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन। देन आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन है 6th रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, SN1E1 यहीं पढ़ा जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड यहीं से आता है। नीट में इससे क्वेश्चन SN1 SN2 से आए हैं, ठीक है ना, यहाँ से आता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। और 7वां पढ़ोगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये 7 एप्लीकेशन है और इन 7 एप्लीकेशन से आप देख लो पूरा एल्डिहाइड कीटोन आखिरी वाला एप्लीकेशन चलता है। एल्डिहाइड कीटोन का जितने रिएक्शन है सब आखिरी वाले से आप पढ़ोगे, आखिरी वाले से सब लगाओगे। एल्किल हैलाइड में SN1 SN2 इसकी रिएक्टिविटी यहीं पे बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होता है। बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन में आप याद रखो, क्वेश्चन कई बार आ चुका है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन के बेसिसिटी अरेंज करने को पूछता है। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक में PK पूछता है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन आपके लिए क्या होंगे, एकदम वज्र रूप से इंपॉर्टेंट होंगे। आप चाहोगे तब भी इसको एप्लीकेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इग्नोर करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इन सभी एप्लीकेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर समझ में आ गया है, सो लेट मी नो कि हाँ क्लियर आ गया। हम लोग पहला एप्लीकेशन करने वाले हैं। चलो बच्चों जल्दी से बताओ कैसा लगा आपको लेक्चर, जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। और देखो मैंने DPP का जो DPP है ना इसका सेंड कर दिया हूँ, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो। DPP 1 ऑलरेडी भेज चुका हूँ मैं, उसमें आपको पड़ा हुआ होगा तो वहाँ देख लीजिएगा।
और कोशिश करिएगा कि सॉल्व करना, मेरे पैरेलल चलते रहो, सॉल्व करते रहो। मैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कराऊंगा ढेर सारा, उसके अलावा डीपीपी भी सॉल्व करना है। अभी डीपीपी नहीं भेजा हूँ, अभी मैंने जो भेजा वो आपको क्वेश्चन बैंक है, डीपीपी मैं कल से भेजूंगा, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन बैंक भेज चुका हूँ। सो आज यहीं तक, ठीक है। कल एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मस्त एकदम झक्कास। कोई दिक्कत परेशानी होगी टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, फिर वहाँ से मैं आपको चीज़ें और